हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। अगला लेक्चर है अपना ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड। ठीक है, इसमें अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने वाले हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम से अगर क्वेश्चन उन्होंने केपीकेसी या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग के से नहीं पूछा तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से तो पूछते ही हैं। मतलब आप ये समझ लो कि इसमें दो अलग अलग सेगमेंट हो गए, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल हो गया और इसके अलावा पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। मतलब दोनों का 50-50% वेटेज आप बोल सकते हो ना। जितना अभी तक हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा वो एक साइड में और ली चैटलियर एक साइड में, ये बराबर वेटेज का है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। ली चैटलियर प्रिंसिपल इतना आसान है कि सभी लोग इसका क्वेश्चन सही कर ही आते हैं एग्जाम में। मतलब +4 आप पहले से ही अपने काउंट करके चलो। अब कुछ लोग अगर गलत वहां जाके कर दें तो भाई उनका तो भगवान ही मान लेगा। मतलब इसका क्वेश्चन जो है सबका ही सही होता है, तो हमें भी सही करके आना है। ठीक है, ध्यान से समझना जरा। ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल सा बेसिक प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, क्या है। इफ अ चेंज, ध्यान से सुनना जरा, लिखते भी जाओ साथ साथ, फिर मैं आपको समझा दूंगा। इफ अ चेंज इज अप्लाइड, बहुत आराम से लिखेंगे क्योंकि बेसिक चीज समझ जाओगे तो आगे के तो आप इसमें क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ, ऐसा खेल होता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है इसमें ना, थ्योरेटिकल है पूरा। If a change is applied to a system का मतलब रिएक्शन है ना। If a change is applied to a system at equilibrium, if a change is applied to a system at equilibrium, then equilibrium will be shifted in that direction in which it can minimizes the effect of change and equilibrium will be established at new conditions। अब कहानी समझना जरा क्या क्या है। अभी तो अपन ने थ्योरी और ज्ञान की बातें कर ली हैं, अब मेन कहानी समझो क्या हो रहा है यहां पर, है ना। शुरू से पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं। इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, मतलब आपको पहले से ही एक रिएक्शन गिवन है जो कि इक्विलिब्रियम पर है। क्लियर, ठीक। अब क्या कह रहे हैं आपसे, इफ अ चेंज इज अप्लाइड, मतलब चेंज किस टाइप का चेंज, कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, प्रेशर का चेंज या टेम्परेचर का चेंज, या और भी बहुत सारे चेंजेस अपन एक एक करके स्टडी करेंगे। मतलब आप समझ गए हो कि कौन से वाले चेंज की हम बात कर रहे हैं। आपने कॉन्सेंट्रेशन बदल दी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें आप चेंज कर रहे हो, तो आपने वो चेंज लगाया यहां पर, है ना। तो इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है ऑलरेडी, है ना। देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन, मतलब आपने जो चेंज अप्लाई किया, आपने मतलब इक्विलिब्रियम छेड़ दिया। ठीक है, मतलब आपने इक्विलिब्रियम को छेड़ दिया। बढ़िया मस्त इक्विलिब्रियम चल रहा था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर थी, लेकिन आपने कुछ ना कुछ, मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, या आपने वॉल्यूम चेंज कर दिया, या आपने प्रेशर चेंज कर दिया, मतलब आपने इक्विलिब्रियम छेड़ दिया। तो इक्विलिब्रियम आपने छेड़ा तो इक्विलिब्रियम ये बर्दाश्त नहीं करता, है ना। इक्विलिब्रियम ये चीज बर्दाश्त नहीं करता। इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, हमें वापस से इक्विलिब्रियम पे आना है। क्यों, पहले जो इक्विलिब्रियम था उसको आपने छेड़ दिया, तो अब जो रिएक्शन छिड़ गई तो अब वो क्या होगा, दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल। बहुत सीधी सी बात है। कोई जैसे मान लो अपन स्टेबल खड़े हुए हैं, मतलब ऐसे खड़े हुए हैं, कोई मुझे मान लो यहां से धक्का दे दे या यहां से धक्का दे दे, तो मैं ऐसे हो जाऊंगा, तो मैं वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहूंगा। मतलब किसी ने मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल इफेक्ट डाला, लेकिन मैं भाई इसी पोजीशन पे खड़ा रहना पसंद करता हूं, मतलब मेरा इक्विलिब्रियम यही है, ऐसे खड़ा रहता हूं मैं, है ना। तो मेरा इक्विलिब्रियम यही है। अगर ऐसा ही रिएक्शन के साथ हो कि रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम पर है और आपने इक्विलिब्रियम छेड़ दिया, तो इक्विलिब्रियम दोबारा आएगा। मतलब रिएक्शन अपने आप को ऐसे एडजस्ट करेगी कि इक्विलिब्रियम दोबारा नई कंडीशन पर एस्टेब्लिश्ड हो जाए। वही बात लिखी है, देखो। इफ अ चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, then equilibrium will be shifted in that direction
इन विच इट कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज, मतलब जो आपने इफेक्ट डाला था उसको कम करना है। जैसे यहां से मुझे किसी ने धक्का मारा, मतलब यहां पर मुझे ऐसे धक्का मारा और पकड़ के रखा, मतलब मैं ऐसे हूं, तो मैं चाहूंगा कि मैं वापस अपनी पोजीशन पे आ जाऊं, है ना। वैसे ही रिएक्शन के साथ होता है। तो रिएक्शन क्या करती है, जो भी आपने इफेक्ट डाला उसको मिनिमाइज करती है। मतलब जो आप कर, सीधी सी बात है कि जो मैं बोलूं उसका उल्टा आपको सोचना है। भाई जीवन में तुम यही करते हो ना, तुम अपनी जिंदगी में भी तो यही करते हो। तुमसे कोई कुछ बोलता है तो उल्टा सोचते हो, घर वाले बोलते पढ़ ले तो आप कहते हो नहीं पढ़ेंगे, मतलब उल्टा सोचना है आपको। यहां पर वो अप्लाई करना है, वो वाला सिद्धांत। घर पे अप्लाई मत कर देना कि मम्मी बोले पापा बोले कि पढ़ ले बेटा, और यहां मना कर रहे हैं नहीं अब आज नहीं पढ़ेंगे, मूड नहीं है, ऐसा नहीं। रिएक्शन के सेंस में आपको वो चीज अप्लाई करनी है, अपोज करना है। जो भी मैं इफेक्ट डालूं उसका अपोज करना, ठीक है। तो ये पूरी डेफिनेशन की क्लैरिटी होगी कि क्या क्या चीजें हैं। अब अपन बात करेंगे, चलो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, लगता कहां है ये भाई, ली चैटले प्रिंसिपल कहां लगाना है, दोनों जगह लगाना है, मतलब फिजिकल एंड केमिकल दोनों के लिए, है ना। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसी प्रिंसी लिख रहा हूं, ठीक है। एलसी प्रिंसी, वाह क्या बात है, एलसी प्रिंसी, है ना। ली चैटेलियर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आप बोलोगे सर फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, पहले ही लेक्चर में बताया था। फिजिकल स्टेट चेंज होती है फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कोई नए प्रोडक्ट बनते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। अब इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे रिएक्शंस में। अब ध्यान से सुनना आप, सबसे पहला मैं केस 1 ले रहा हूं, केस नंबर 1, क्या, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब जरा ध्यान देना, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। सीधा सा फंडा है, अगर मेरे पास रिएक्टेंट दे रखे हैं, मैं समझाने के लिए एक ले रहा हूं, यहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, वैसे ही मैं प्रोडक्ट एक ले रहा हूं, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, फिर मैं रिएक्शन से भी समझा दूंगा। सीधा सा फंडा, बहुत आसान। अगर मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोल रहा हूं क्या, ये रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम पर है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने इसमें रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, ध्यान से सुनना, मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, मोल वगैरह बढ़ा दिए होंगे, है ना। मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब जो मैं कह रहा हूं उसका उल्टा सोचना, सोचो, सोच लिया होगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, अब इसे कम करना है। क्या बोला मैंने, बहुत ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि ये मेरा एक्सटर्नल इफेक्ट है, ये क्या है, एक्सटर्नल इफेक्ट है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो अब इसे कम करना है। कम कब होगा, जब ये कंज्यूम होगा, और कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा, जब ये प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो बहुत सिंपल सा है, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाते हो तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बहुत सिंपल सा, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे ही सारे फैक्टर्स हैं, समझ रहे हो आप। ली चैटले प्रिंसिपल कितना हल्का है भाई, मतलब कितना आसान है, किसी को भी समझ में आ जाए। तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, मतलब रिएक्टेंट बढ़ गया। अब इसका उल्टा चलो, आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया ना, अब इसका उल्टा करना है। रिएक्टेंट बढ़ गया तो बेटा ये कम होना चाहता है, कम होना चाहता है मतलब ये प्रोडक्ट बनाना चाहता है, समझ रहे हो बात को। तो रिएक्टेंट से क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलनी चाहिए। क्लियर, बहुत आसान है। चलो अगला इफेक्ट देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा अपन ने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कर दी कम, कुछ मोल निकाल लिए, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अब कम कर दी, जो मैंने कहा उसका उल्टा आपको करना है, सिंपल सा। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी तो इसे बढ़ाना है। बढ़ेगा कब, जब ये बनेगा, क्यों, तभी तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा। बनेगा कब, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाए, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले। भाई इक्विलिब्रियम पे तो दोनों ही डायरेक्शन की रेट बराबर थी, आप ये बोल सकते हो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब बैकवर्ड की रेट बढ़ जाए, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की, फॉरवर्ड की कम रहे, ठीक है। मतलब अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम करता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। और इस चीज को आपको याद नहीं रखना है। भाई क्यों याद करोगे, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको भी याद करोगे क्या, कितना रटते हो यार, इतना थोड़ी रटना है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो उसको बढ़ाना है,
बढ़ेगा कब, जब ये बनेगा, और बनेगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। समझ रहे हो बात को, बहुत आसान। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोलो कि सर आप रिएक्टेंट से खेल रहे हो, हमें प्रोडक्ट से खेल के बताओ, खेल लो। कैसे खेलोगे, ऐसे, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो ये कहां जाना चाहेगा, रिएक्टेंट की साइड आना चाहेगा ना। क्यों, जो मैं कह रहा हूं उसका उल्टा सोचना, आपको उल्टा, बिल्कुल उल्टा सोचना जो मैं कह रहा हूं। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया मतलब इसे कम करना है। कम कब होगा, जब ये कंज्यूम होगा, और कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा, जब ये रिएक्टेंट बनाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। मींस एरो कैसा लगेगा, ऐसा, मैं ऐसा एरो लगा रहा हूं मतलब फॉरवर्ड, ऐसा लगा रहा हूं बैकवर्ड, यहां लिख भी लो। ऐसा एरो का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन या फॉरवर्ड रिएक्शन, और ऐसा एरो में लिखूं मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, FWR फॉरवर्ड रिएक्शन, BWR बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब एक और बचा, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को किया मैंने कम, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को किया मैंने कम, मतलब इसको कम किया, तो जो मैं कह रहा हूं उसका उल्टा सोचा करो। इस चैप्टर में हमेशा नहीं है ना। तो अगर आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया तो इसे बढ़ाना है, बढ़ेगा कब बेटा, जब बनेगा, और बनेगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आया आंसर आपका, सिंपल, इससे आसान क्या है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको रिएक्शन से समझाता हूं, ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत ध्यान से देखा करो। अपने लेक्चर में कंटेंट टू लेंथ रेशियो बहुत बढ़िया रहता है, ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। मतलब 1 घंटे में हम बाकी लोगों के 3 घंटे का कंटेंट कवर कर देते हैं ना। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि अपन प्रमोशन वाले तो है नहीं कि कोड चला दें, है ना। तो बहुत ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, N2 + 3H2 से 2NH3 जी अमोनिया जी, N2G H2G अमोनिया जी, है ना। ध्यान से देखना जरा। अगर मैं आपसे बोलूं, अब आपके दिमाग में आंसर चलना चाहिए। देखो कोई भी इसमें न्यूमेरिकल का गुंजाइश है ही नहीं, लीचर टेलियर में बहुत आसान है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं N2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए, बहुत ध्यान से, N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो N2 की कॉन्सेंट्रेशन को अब कम करना है, उल्टा सोचना है। मतलब N2 की कॉन्सेंट्रेशन कम करो, कम कब होगा बेटा, जब कंज्यूम होगा, और कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर ये आंसर भाई, N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, अब इसे कम करना है, कम कब होगा, जब ये कंज्यूम होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलो और देखो जरा, इसमें और क्वेश्चन ऐड करते हैं। अगर मैं H2 की कॉन्सेंट्रेशन को कर दूं कम, बताना जरा, H2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम मतलब मैंने कुछ H2 के मोल निकाल लिए, तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो इसे बढ़ाना है, बढ़ेगा कब, जब ये बनेगा, और बन किस डायरेक्शन में रहा है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है। तो आंसर आया आपका ये। भाई इससे आसान क्या है, अब तो समझ गए कहानी क्या चल रही है। अभी भी नहीं समझे तो वीडियो बंद करके सो जाओ ना, ड्रीम 11 पे टीम बनाया करो, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो। अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन कहां जाने की, अगर मैंने ये बढ़ा दिया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने ये बढ़ा दिया तो अब इसे कम करना है, कम कब होगा, जब ये कंज्यूम होगा। कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये कि अमोनिया N2 और H2 बना रहा है, फॉरवर्ड का मतलब ये है N2H2 रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, बैकवर्ड का मतलब क्या बोला मैंने, अमोनिया क्या बना रहा है बेटा, N2 और H2। ठीक है, तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन कहां जाना चाहेगी, जहां अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कम हो, मतलब किधर आना चाहेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब आंसर में एरो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। बहुत आसान है, कितना आसान है क्या बताऊं। ठीक है, तो इससे ज्यादा सिंपल चीज नहीं हो सकती है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि मतलब क्या बताएं, Mi*, ध्यान से लिखना, सॉलिड कंपोनेंट, सॉलिड कंपोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, सॉलिड कंपोनेंट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। सपोज ध्यान से, सपोज CaCO3 काको3, इससे बन रहा है काओ प्लस कोडू। ध्यान से देखना जरा, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब मैं आपसे बोलूं
अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3 को बढ़ा दिया तो भावनाओं में नहीं बहना है। देखो जिंदगी में और हिंदुस्तान में लोग भावनाओं में बहुत बहते हैं। अगर आपने अपनी भावना पे कंट्रोल रखा तो आप बहुत अच्छे और सक्सेसफुल हो जाओगे। भावनाओं में नहीं बहना आपको, है ना, ये ध्यान रखना। CaCO3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो अब इसे कम करना है। अरे नहीं भाई, सॉलिड है भैया। अब और कैसे लिखूं? सॉलिड को ऐसे लिखते हैं ना, दिख रहा ना साफ साफ सॉलिड। तो अगर सॉलिड है तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, मतलब डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। या सीधा सीधा नो इफेक्ट लिख दें क्या? डज नॉट अफेक्ट बहुत बड़ी चीज हो जाती है यार, है ना। तो सीधा लिख देते नो इफेक्ट। अगर मैं आपसे बोलूं CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, समझ ना आता बहुत ध्यान से। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो देखो ये तो गैस है ना, गैस को कैसे लिखते हो? जी से लिखते हो कि नहीं? अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन अब आएगी कहां? बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों बेटा? इसको कम करना है। कम कब होगा? जब ये बैकवर्ड आएगा। कहां आएगा? बैकवर्ड। भाई CO2 की कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दी तो इसे कम करना है। कम कब होगा? जब ये कंज्यूम होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन आएगा, सीधा सा है। तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं इतनी देर से? तो ये कहानी है ली चैटले प्रिंसिपल। बहुत बेसिक चीज है और क्वेश्चन तो इतने आसान है भाई, क्या बताऊं। पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में लोग ढूंढते हैं, पेपर जब आता है ना एग्जाम में, लोग ढूंढते हैं ली चैटलियर कहां है, सबसे पहले इसको ढूंढो, क्योंकि उसका देख के ही आंसर आना है आपका, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर एक एक करके सारे फैक्टर की स्टडी हम करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। आनंद लेना आप, देखो नोट करो इसे। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं और सेकंड फैक्टर पे चलते हैं। पहला तो मैंने समझा दिया और आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ गया है ना। अगला है इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ये कैसे अफेक्ट करेगा इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली कनेक्टेड है, ये तो आपको पता ही है। तो वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, टेम्परेचर आप कांस्टेंट मान लो, ठीक। वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये मैंने क्या किया? ये मेरा एक्सटर्नल इफेक्ट है। ये मेरा क्या है? एक्सटर्नल इफेक्ट। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम जो है ना, वो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कनेक्ट कर सकते हो दोनों को एक साथ। वॉल्यूम बढ़ाया मतलब प्रेशर कम हुआ। तो जो मैंने इफेक्ट डाला उसका उल्टा सोचो बेटा, सोचो। अगर प्रेशर कम हुआ तो प्रेशर बढ़ना चाहिए ना। प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या है? कौन बढ़ाएगा प्रेशर? गैस बढ़ाएंगी ना प्रेशर। भाई सीधी सी बात है, गैस का ही तो प्रेशर एक्सर्ट होता है ना। तो गैस प्रेशर बढ़ाएंगे, इसका मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स गैस के बनेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे उतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। मतलब अगर ऐसा करना है तो मुझे क्या लिखना है? मैं लिखूंगा इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड in that direction DIR की पावर n, मतलब डायरेक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन where number of moles increases। क्या बोला मैंने? increases। फिर से बोलो increases। कैसे? increases। नंबर ऑफ मोल्स जहां बढ़ेंगे ना वही इक्विलिब्रियम जाएगा, समझे? फिर सुन लो, वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम होगा। ये तो मेरा इफेक्ट है, मैंने छेड़ दिया इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम जवाब देगा। तो इक्विलिब्रियम कैसे जवाब देगा? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़े। क्यों? प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, अब इसे बढ़ाना है। बढ़ेगा कब? जब गैस के मोल बनेंगे तभी तो प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा, सीधी सी बात है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ऐसा है, क्या वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बेटा बढ़ा, ये मेरा इफेक्ट है जो मैंने एक्सटर्नल इफेक्ट डाला। अब क्या होगा? इसका उल्टा ही होगा ना। आप क्या करेंगे? देखो, वॉल्यूम कम तो प्रेशर बढ़ा। अब मुझे प्रेशर को कम करना है। प्रेशर को कम करना है, इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स घटाने होंगे। मतलब इक्विलिब्रियम इज, यहां आई मिस हो गया क्या? इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड in that direction where
नंबर ऑफ मोल्स क्या डिक्रीजेस, सीधी सी कहानी, समझ गए। आपको क्वेश्चन में कैसे अटेम्प्ट करना है, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, तो रिएक्शन कहां भेजोगे, जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर को कम करना है, वो कैसे कम होगा, जब आप नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम कर दो, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम कर दो, तो क्या होगा, सीधी सी बात, प्रेशर कम एक्सर्ट होगा, तो अपोज हो जाएगा, इसका अपोज यहां पर हो गया, समझ गए। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जैसे ये तो अपन ने थ्योरेटिकल फॉर्म में समझा दिया, इसका एक्सप्लेनेशन भी होता है, कैसे, ध्यान से देखना जरा। 3 केस मैं बना रहा हूं। केस 1, क्योंकि हम रिएक्शन कोएफिशिएंट पढ़ चुके हैं ना, तो उससे आप आसानी से कनेक्ट करके समझ सकते हो, ध्यान से समझना। केस 1 क्या है, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0। केस 2 क्या है, बाकी तो ऑटोमेटिक समझ गए होगे, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। और बेटा केस 3 क्या है, क्या है, डेल्टा एन जी लेस देन 0। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, अगर डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, सपोज मैं अपनी तरफ से कोई एक रिएक्शन ले लेता हूं, H2 प्लस I2, इससे क्या बन रहा है, 2 हाई जी जी जी, डेल्टा एन जी 0 है, साफ साफ दिख रहा है, इधर 2 और इधर 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कितना होता है, 0। क्या बात है, तो ये जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एन जी 0 है, ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या आप मुझे इसका क्यूसी लिख के बता सकते, क्यूसी रिएक्शन कोएफिशिएंट, बताओ जरा कैसे लिखोगे। क्यूसी जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे इसके मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम के टर्म में लिख के बता रहा हूं, है ना, किसके, एच आई के मोल, ठीक है, मोल्स ऑफ एच आई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का होल स्क्वायर। भाई मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ये अपन लेते हैं ना, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम और इनटू मोल्स ऑफ I2 अपॉन वॉल्यूम, ऐसे लिखोगे ना। भाई आप क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का होल स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, ऐसे लिखोगे ना। तो वही मैंने लिखा, कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख दिया, मोल अपॉन वॉल्यूम। अब गौर से देखना जरा, ऐसे देखो, वॉल्यूम वाला टर्म कट जाएगा, क्यों, यहां नीचे वी स्क्वायर और इधर भी वी स्क्वायर, ये कट गया। इसका मतलब क्यूसी जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम, क्यूसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम टर्म आएगा ही नहीं भाई, ये कट जाएगा ना वी स्क्वायर से, ये वी स्क्वायर, तो क्यूसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम। क्यों, क्यूसी ऐसा दिखेगा ना, चलो मैं एक बार लिख के बता देता हूं, क्यूसी आपको ऐसा दिखेगा, वॉल्यूम पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा ना, अरे दादा कर ही नहीं रहा, डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्यों, वॉल्यूम तो कट गया ना, मतलब क्यूसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। अगर क्यूसी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा तो रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे, सीधी सी बात है भाई, वॉल्यूम आप बढ़ाओ या कम करो तो रिएक्शन ऐसे मैनेज करेगी ना अपने आप को। अब जहां पर डेल्टा एनजी ही 0 है, मतलब इधर भी 2 मोल हैं, ऊपर लिख देता हूं, इधर प्रोडक्ट की साइड मोल 2 हैं, इधर इसका सम कर दो 1 + 1, इधर भी 2 हैं, तो रिएक्शन कहां जाएगी, हवा में। अरे यार सीधी सी बात है, ये 2 है ये 2 है, डिजाइन सेम है ना। अरे भाई ये भी 2 है ये भी 2 है, किधर भेजोगे रिएक्शन, किधर। अच्छा मैं पूछूं कि इस वाले 2 से इस वाले 2 पर जाने में बताओ मोल कहां कम हो रहे हैं, कोई लॉजिक है क्या, नहीं ना। इस वाले 2 से इस वाले 2 में जाने पर मोल बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, अरे 2 ही है ना, तो मोल ना तो बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, मतलब ये इफेक्ट तो लगेगा ही नहीं। मींस अगर मैं आपसे बोलूंगा कि डेल्टा एनजी 0 है किसी रिएक्शन का, जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना तो इसे चेक कर लोगे, अगर डेल्टा एनजी 0 है और आपसे बोला गया है वॉल्यूम बढ़ाया, इस वाले केस में वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या होगा, नो इफेक्ट। वॉल्यूम कम किया तो क्या होगा, अगेन नो इफेक्ट। अरे भाई वॉल्यूम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना भाई, जब वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो काय का इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, क्यूसी की वैल्यू से हम बता सकते हैं। और क्या समझ लो तो पूरा क्लियर और समझ में आ जाएगा। देखो सिमिलर इसी जैसे अपन एक बना लेते हैं, अगर मैं आपसे बोल दूं क्या डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, तो कोई केस ले लेते हैं, जैसे PCl5 वाला ले लो, PCl5 गैस, PCl3 बड़ा गैस प्लस Cl2 बड़ा गैस, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इसका क्यूसी लिखना जरा,
जब इसका क्यूसी लिखने जाऊंगे तो क्या आएगा, मोल्स ऑफ PCl3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, यहां पर एक V कटेगा, यहां पर एक V कटेगा, दूसरा V नहीं कटेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ जरा QC और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, आप बोलोगे सर QC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर है ना, बहुत आराम से समझा रहा हूं भाई, इतना डिटेल में कौन समझाता है भाई, कितना आसान है, मतलब बहुत तसल्ली से प्यार मोहब्बत से पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है लीचे टेलर प्रिंसिपल, क्योंकि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आपको सही करके आना ही है, तो बहुत आराम से समझ लो, है ना। तो QC इज, अपना काम ये थोड़ी है कि अननेसेसरी लेक्चर का नंबर ही बढ़ा दे, कि भाई देखो जितना सफिशिएंट लेक्चर जिस चैप्टर के लिए है उतने सफिशिएंट लेक्चर मैं बनाता हूं, ना ज्यादा आपको महसूस होगा ना आपको कम महसूस होगा, बस अपना कंटेंट इतना ज्यादा रहता है 1 घंटे के लेक्चर में या 1.25 घंटे के लेक्चर में कि वो बाकी लोगों के 2-3 घंटे के लेक्चर के बराबर ही है, सीधी सी बात, आप भी समझते हो इस बात को, है ना। तो जो भी चीज यहाँ आ रही है ना, मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट है, अपन अननेसेसरी नॉट इंपॉर्टेंट वाली चीजें नहीं पढ़ाते भाई। कोई टॉपिक हो सकता है जेईई मेन का हो, कोई नीट का हो, कोई एडवांस का हो, लेकिन जितना भी अपन पढ़ा रहे हैं पूरा सिलेबस के अंदर वाला ही पढ़ा रहे हैं ना। QC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, मतलब QC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, सही बात है। अब ध्यान से देखना, बताओ जरा, आप शुरू करते कहानी। वॉल्यूम बढ़ाया, ध्यान से सुनते जाना, वॉल्यूम बढ़ाया, बढ़ाया, ठीक है, तो QC क्या हुआ, QC कम हुआ, सही ना, ये तो आपको रिलेशन पता है ना, सिंपल मैथ्स। वॉल्यूम बढ़ाया तो बेटा QC कम हुआ, ठीक है। अगर QC कम हुआ तो मैं ऐसा लिखूंगा कि QC इज लेस देन KC। कोई पर्टिकुलर रिएक्शन का KC तो दिया ही जाता है आपको, KC वॉल्यूम पे डिपेंड तो करता नहीं, KC किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑन द टेम्परेचर, है ना, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो QC लेस देन KC है, अगर QC कम होता है तो क्या होता था, याद करो जरा रिएक्शन कोएफिशिएंट में, QC अगर कम होता था तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ही QC होता है ना। QC अगर कम होता था तो प्रोडक्ट कम होता था, तो उसको बढ़ाना था, तो रिएक्शन कहां जाती थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फिर सुनना ध्यान से, वॉल्यूम बढ़ाया, QC कम हुआ, सही है, QC इज लेस देन KC, तो इस कंडीशन में रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा वॉल्यूम को कम किया तो QC क्या होगा, बढ़ेगा, तो QC इज ग्रेटर देन KC होगा, और रिएक्शन कहां आएगी, बैकवर्ड। QC जब बड़ा होता है तो प्रोडक्ट ज्यादा होता है, रिएक्टेंट कम होता है। तो अब क्या करना है, प्रोडक्ट को कम करना है, रिएक्टेंट को बढ़ाना है, मतलब बैकवर्ड आ जाओ भाई, इससे आसान क्या है ना। तो बैकवर्ड आ गए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ये तो बस आपको समझा रहा हूं अंदर की बात, क्वेश्चन ऐसे करने जाओगे तो हो गया कल्याण। ये तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्वेश्चन कैसे करने, बस ये 2 लाइन ध्यान रखनी है, खत्म खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना। यही वाला सवाल इससे करेंगे, देखना, इसको मत देखना, ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। ये देखो, वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम हुआ, रिएक्शन कहां जाती, पढ़ो जरा क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, मतलब जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे वहां जाएगी, ठीक है, सही है ना। तो यहां बता दो जरा कितने मोल हैं, ऊपर लिख लेते हैं 1, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 1 और 1 2, बताना रिएक्शन कहां जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है, ये वाली चेक करना जरा, वाह क्या बात है, वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड जा रही ना भाई। ये तो अपन ने एक्सप्लेन करने के लिए समझाया है, मतलब समझाने के लिए एक्सप्लेन किया, ऐसा बोलेंगे ना, हाँ, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको पूरा एक्सप्लेन किया है ठीक है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन आपको इससे ही करना है, ये जो है ना, ये बस आपको जो अभी बोला वो ये है ना। अगर वॉल्यूम कम किया, ठीक है, अगर वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीजेस, बताओ जरा, उल्टा आएगा, वाह मजा आ गया, ऐसे चलना है ना, ये तो अपन समझ रहे हैं, ठीक है। अगला केस एक और समझो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं N2 + 3H2 इससे बन रहा है बेटा 2NH3 गैस गैस गैस, डेल्टा Ng लेस देन 0 है, चेक कर लो आप, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है।
मुझे आप इसका क्यूसी लिख के बता सकते हो। क्या लिखोगे? मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2 अपॉन वॉल्यूम और मोल्स ऑफ H2 अपॉन वॉल्यूम का बेटा होल क्यूब। 3 को क्यूब बोलते हैं ना, ऐसे पावर लगाते तो मैथ्स में, है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे वह बताओ, QC इज इक्वल टू ये आया। क्या मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूं कि QC यहां V स्क्वायर आएगा, ध्यान से देखना, यहां V स्क्वायर आएगा और यहां नीचे V की पावर 4 आएगी, 1 अपॉन V स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन V की पावर 4। क्या बोल दिया मैंने? सही ना? हाँ, 1 अपॉन V स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन V की पावर 4, बाकी तो मोल्स हैं। मतलब ये आएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। चेक कर लो जरा एक बार आराम से, सही ना? अगर मैं वॉल्यूम के साथ डिपेंडेंसी देखूं तो ये V स्क्वायर नीचे V की पावर 4 आएगा, V की पावर 4 ऊपर जाएगा, तो V की पावर 4 अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर। सही ना? बहुत बढ़िया, ध्यान से देखना जरा। अगर मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया तो बताओ क्या होगा? QC बढ़ेगा। QC बढ़ेगा मतलब QC इज ग्रेटर देन KC होगा। अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, QC बढ़ेगा तो QC ग्रेटर देन KC होगा, और QC ग्रेटर देन KC पर कहां जाती रिएक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। यस सर, ध्यान से देखना जरा। अगर वॉल्यूम कम किया तो QC क्या होगा? कम होगा, तो QC इज लेस देन KC होगा, तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। सर समझ गए बात को? ऐसे होता है, लेकिन ऐसे नहीं करना। कैसे करना है? इसी को अप्लाई करेंगे इस सवाल में। ये तो भाई समझाना है भाई, देखो कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको बहुत ज्ञान भी मिलेगा यहां पर, है ना? मतलब आपको एग्जाम में ऐसे करना है, ये कॉन्सेप्ट है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ये है। ठीक है, ध्यान से देखो। शुरू हो जाए? चलो ये वाला करते हैं पहले। वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर कम हुआ, रिएक्शन कहां जाती है? जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चेक करें। अगर मैं आपसे बोलूं यहां कितने मोल है बेटा? 3 और 1 4, और यहां बेटा 2। ठीक है, देखो वॉल्यूम बढ़ाया, रिएक्शन कहां जाती? नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस, मतलब बैकवर्ड। मींस वॉल्यूम बढ़ाने पर ये बैकवर्ड आना चाहिए। सही ना? तो वॉल्यूम बढ़ाने पर बैकवर्ड है। क्या बात है पंकज सर, बहुत बढ़िया। देखो अगर वॉल्यूम कम किया तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस तरफ जाएगी रिएक्शन, है ना? वॉल्यूम कम किया तो नंबर ऑफ मोल डिक्रीजेस की तरफ, मतलब 4 से 2 की तरफ। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और उसके अंदर की कहानियां भी मैंने बता दी कि क्या क्या कहानियां छुपी होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम को ही आप कनेक्ट कर सकते हो किससे? इफेक्ट ऑफ प्रेशर से। ठीक है, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। क्या भाई, सीधी सी बात है, आप ये छुपा लो बस, वॉल्यूम वाला छुपा लो, प्रेशर से शुरू हो जाओ। प्रेशर कम किया तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां प्रेशर बढ़ना चाहिए, और प्रेशर कब बढ़ेगा? जब गैसियस मोल बने। तो मतलब यही कहानी हो गई। इसको वॉल्यूम वाले को छुपा लो, सिर्फ प्रेशर देखो। P बढ़ाया, रिएक्शन वहां जानी चाहिए जहां प्रेशर कम हो, मतलब गैसियस मोल कम हो। समझ गए बात? तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम से ही मैंने इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो आपसे अब 3 टाइप के सवाल बन जाएंगे। क्या क्या? पहला इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, तीसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये तीनों क्वेश्चन कवर हो गए। समझ गए बात को? वॉल्यूम के साथ प्रेशर भी कवर हो गया साथ ही साथ, है ना? तो हो सकता है बुक्स में अलग से इफेक्ट ऑफ प्रेशर दिया हो, पढ़ाने को तो मैं भी अलग से हेडिंग डाल दूं या इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आपसे बोल दूं नोट कर लो दोबारा से। भाई यही तो होगा, और क्या होगा? उसमें प्रेशर आने लगेगा। भाई सीधी सी बात है ना, अगर मैं यहां पर तीसरा पॉइंट जबरदस्ती का बना दूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिख दूं, वॉल्यूम हटा दूं, प्रेशर प्रेशर कर दूं, और बस यही कहानी बता दूं, तो इतना तो यार अंडरस्टैंडिंग रखो, कम से कम दिमाग इतना तो होना चाहिए ना। इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंडिया के नंबर 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, है ना? तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में ही क्या कवर करा दिया बेटा अपन ने? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो अब ये नीचे कमेंट में मत लिखना कि सर इफेक्ट ऑफ प्रेशर तो आपने पढ़ा ही नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, पूरा वीडियो ध्यान से जो देख रहा है उसी को ही समझ में आएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में ही क्या हो चुका है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो चुका है। जब कभी भी सवाल आएगा तो बेटा आप प्रेशर से स्टार्ट कर देंगे, और वॉल्यूम से आएगा तो वॉल्यूम से स्टार्ट कर देंगे। खत्म कहानी, फटाफट से नोट करो। फिर चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। ठीक है, नोट कर लो। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे इफेक्ट पर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने क्या क्या सीख लिया? इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सीख लिया, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम सीख लिया, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम में ही हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी कवर कर लिया था। ठीक है,
ध्यान से देखना जरा। अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट अगर हम देखेंगे तो रिएक्शन में देखो दो चीजें हो सकती है, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। तो अगर मैं आपके सामने बेटा ऐसा लिखता हूं R प्लस हीट, ध्यान से देखना, रिएक्टेंट को हीट दी क्या बना, प्रोडक्ट बना। या कभी कभी ऐसा ना लिख के वो हीट की जगह यहां डेल्टा एच लिख देंगे पॉजिटिव, तो आप ये समझ जाना कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। क्या है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो क्या लिखा होगा, R प्लस हीट से प्रोडक्ट बन रहा होगा, रिएक्टेंट प्लस हीट प्रोडक्ट बन रहा होगा, या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाकर डेल्टा एच पॉजिटिव लिख सकते हैं, या हीट को इस तरफ भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और माइनस हीट कर सकते हैं ना, तो बात बराबर ही है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक तरीके से हीट दे दी। ध्यान से सुनना, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट दे दी। हीट किसे मिली, रिएक्टेंट को, और अगर रिएक्टेंट को हीट मिली तो ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब आप इसको कुछ कुछ वैसा कनेक्ट कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन के जैसा, है ना। तो क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दे दी, हीट किसे मिली बेटा, रिएक्टेंट को, तो बेटा क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और उल्टा कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, हीट निकाल ली, अब आपको हीट प्रोड्यूस करवानी है, तो ये कब प्रोड्यूस होगी, जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। फिर सुनना जरा, आपने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट दे दी, और रिएक्टेंट को हीट मिली, ये प्रोडक्ट बना लेगा, और हीट निकाल ली आपने, टेम्परेचर कम किया, हीट निकाल ली, तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकते हो। मतलब कॉन्सेंट्रेशन की जैसे कनेक्ट करके आंसर कर सकते हो आप, है ना। बाकी मैं इसका रियल एक्सप्लेनेशन यहां पे बताऊंगा क्या होता है। एक तो हो गया भाई पहली बात ये। दूसरा, अगर आपके सामने ऐसा लिखा है प्रोडक्ट प्लस हीट, या ये हीट यहां ला सकते हो तो रिएक्टेंट माइनस हीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, या ऐसा दे दें डेल्टा एच क्या, नेगेटिव, तो इस टाइप की रिएक्शन का नाम है बेटा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट किसे मिली, प्रोडक्ट को मिली ना, और अगर प्रोडक्ट को हीट मिली तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का डायरेक्शन बैकवर्ड होगा। क्यों, प्रोडक्ट को हीट मिलेगी तो वो रिएक्टेंट बना लेगा। अगर मैं बोलूं बेटा टेम्परेचर कम कर दिया, हीट निकाल दी, तो सर हीट बढ़ा दो, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी हीट बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी चीज है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। अब रियल एक्सप्लेनेशन इसका क्या है मैं आपको बताता हूं। मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिलेट करके, उसी से ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं दो केस बना रहा हूं, केस वन एंडोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड है केस टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से समझिएगा, है ना। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच क्या लिख दूं, पॉजिटिव, और एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच क्या लिख दूंगा, नेगेटिव। सही है, क्लियर। अब देखना आप, अगर मैं आपसे बोलूं एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब R प्लस हीट, इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं टेम्परेचर के साथ रिलेशन लिख रहा हूं, log K2 बाई K1, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। T1 T2 K1 K2 क्या होते हैं, एट T1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K1, एट T2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2, ठीक है। आप KC मान के जा सकते हो, ये KC1 ये KC2, तो T1 पर K1 और T2 पर K2 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने अगर टेम्परेचर बढ़ाया मतलब T1 कम है और T2 बड़ा है, सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब T1 कम T2 बड़ा, तभी तो बोला बढ़ाया है। तो T1 अगर कम है तो 1 अपॉन T1 तो ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी बेटा, पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। अगर तुम एंडोथर्मिक ले रहे हो मतलब डेल्टा एच भी क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव। ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब log K2 बाई K1 पॉजिटिव आएगा। अब log के अंदर K2 बाई K1 है, ये पॉजिटिव कब निकल के आता है, जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो।
अब देखो आप कनेक्ट करके देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो T1 कम T2 ज्यादा, मतलब K1 कम K2 ज्यादा। K2 ज्यादा का मतलब हायर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन कहां जा रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी तो K बढ़ रहा है ना। तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ये तो मैं ट्रिक बता रहा था, आपको ऐसे करना है डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे तो। ये आपको बिल्कुल एक्सप्लेनेशन ही है, ये यही है बस, और इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। अगला देखो जरा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अच्छा इसमें उल्टा भी तो लिख सकते हो, टेम्परेचर कम करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, T1 बड़ा होगा T2 से। टेम्परेचर अगर आप कम करोगे तो T1 बड़ा होगा T2 से, मतलब 1/T1 छोटा होगा 1/T2 से। तो अब वैल्यू पॉजिटिव की बजाय क्या निकल के आएगी, नेगेटिव। और ये तो पहले से ही पॉजिटिव एंडोथर्मिक है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अब नेगेटिव निकल के आएगा, मतलब K1 बड़ा और K2 छोटा होगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन कहां आएगी, बैकवर्ड। तो ये जो पॉजिटिव लिखा है वो इस केस के लिए लिखा है, और ये जो नेगेटिव लिखा है वो इसके लिए लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना आप। आगे बढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं ऐसा लिखूं, R से क्या बन रहा है, P प्लस हीट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्लस हीट बन रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, फिर से इक्वेशन लिख रहा हूं। अच्छा इस इक्वेशन का नाम याद रखना हो तो रख सकते हो, वान टॉफ इक्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, वान टॉफ इक्वेशन। ये लॉग वाली, आपकी इच्छा हो तो वान टॉफ इक्वेशन। तो log K2 बाई K1, लॉग मतलब बेस 10 है ये, डेल्टा एच अपॉन 2.303, मैं 2.3 लिख रहा हूं, R 1/T1 माइनस 1/T2। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, डेल्टा एच अब क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है। अब मैं दो केस बना रहा हूं, क्या, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कैसे करोगे, और टेम्परेचर कम करेंगे तो कैसे करोगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब T1 कम है और T2 बड़ा है। अगर T1 कम है तो 1/T1 बड़ा और ये छोटा, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी ना। लेकिन बाहर तो नेगेटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, यहां बाहर नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, मतलब K2 छोटा होगा और K1 बड़ा होगा। लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब निकल के आती है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आई आपको, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान। और देखो जरा, अगर मैंने टेम्परेचर को कम किया, ठीक है, तो T1 बड़ा है और T2 छोटा है, तो अब ये वाली वैल्यू जो पहले पॉजिटिव निकल के आ रही थी, अब ये वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी। और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब ये वाली वैल्यू K2 बाई K1 में K2 बढ़ जाएगा और K1 कम होगा। मतलब टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो सारी चीजें एक बार देख लो अच्छे से, क्या क्या है। टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड, टेम्परेचर कम करने पर बैकवर्ड, एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड और कम करने पर फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन देखो और ये देखो, दोनों में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आपको कुछ रिएक्शन का मतलब पहले से गिवन होगा क्वेश्चन में कि भाई डेल्टा एच इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपको दिया जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो मैं जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा टेम्परेचर से रिलेटेड, तो मैं आपको रिएक्शन के बारे में बता दूंगा कि ये वाली रिएक्शन का आप याद रखना कि डेल्टा एच पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट और इनर्ट गैस का समझ लेते हैं, और फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, सारे इफेक्ट से लगाकर, मतलब 1 से लेकर जितने भी इफेक्ट पड़े सबके सब। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहां मैं बात करूंगा आपसे पॉजिटिव कैटलिस्ट की, ठीक है। किसकी बात करूंगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करूंगा। बाकी पूरा कैटालिसिस हम सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 में पढ़ेंगे, है ना। सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 में पूरा का पूरा टॉपिक होता है कैटालिसिस, उसमें सारे टाइप के कैटलिस्ट हम पढ़ते हैं। यहां जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट की। किसकी, पॉजिटिव कैटलिस्ट की। ध्यान देना जरा, तो सीधा सीधा पहला पॉइंट क्या लिख रहा हूं, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक भी बता देता हूं आपको। क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है
जो रिएक्शन में टेम्परेरी पार्ट लेता है, रिएक्शन का टाइम कम कर देता है। अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करूं, है ना, टेम्परेरी पार्ट लेता है, रिएक्शन का टाइम कम कर देता है और वापस आपको सेम कॉम्पोजिशन में मिल जाता है। ठीक है, ये कैटलिस्ट होता है। मतलब कैटलिस्ट बहुत ही अच्छी चीज है, इंडस्ट्री में तो इसका बहुत भयंकर यूज होता है। मतलब कैटलिस्ट का अगर अपन छोटी सी क्वांटिटी भी यूज करें ना तो बहुत सारी रिएक्शन करवाई जा सकती है। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट सिंपल सा ये समझो कि सिर्फ रिएक्शन का टाइम कम करता है। इस बात को लिख भी लेते हैं, अच्छी बात मैंने बोल दी है ना। तो देखो सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इंक्रीजेस रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन और इसी से कनेक्टेड पॉइंट जो अभी मैंने बोला, क्या, इट रिड्यूसेस द टाइम फॉर रिएक्शन। जैसे कोई रिएक्शन पहले 10 घंटे में हो रही थी तो अब वो रिएक्शन 10 मिनट में होने लगी, ऐसा कर देता है कैटलिस्ट। मतलब ये टाइम को कम कर देता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ही बढ़ाता है, अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करता हूं। ऐसा नहीं कि आप सोचो सर पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब फॉरवर्ड वाले को बढ़ाता होगा, नेगेटिव कैसे मतलब बैकवर्ड को बढ़ाता होगा, पागल हो गया, ऐसा नहीं होता। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बढ़ाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो इसका बेटा कॉन्सेप्ट होता है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्लास 12 में आता है। आप बोलोगे सर बार बार क्लास 12 करते हो, क्योंकि टॉपिक ही क्लास 12 से रिलेटेड है। उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी का। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड होती है पीक तक पहुंचने में। जैसे मान लो एक पहाड़ है, ठीक है, एक पहाड़ है, आपको उस पर चढ़ना है। तो पहाड़ के मान लो 2 एंड है, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। तो पहाड़ आपको चढ़ना है, अगर आपको पहाड़ को चढ़ना है तो जितनी एनर्जी आपके लिए चाहिए कि आप पहाड़ के पीक तक पहुंच जाओ, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन से जा रहे हो तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की, और बैकवर्ड जा रहे हो तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की। खैर ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये केमिकल काइनेटिक्स की बातें हैं। ठीक है, अभी आपको किस पर फोकस करना है, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होता। भाई डायरेक्शन प्रेडिक्ट थोड़ी करता है कैटलिस्ट कि भैया फॉरवर्ड जाना है कि बैकवर्ड जाना है, डायरेक्शन नहीं बताता ना, डायरेक्शन नहीं बताता। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को भी इंक्रीज करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये टाइम ऑफ रिएक्शन मतलब जो भी रिएक्शन का टाइम है, पहले कोई रिएक्शन चल रही थी 10 घंटे में हो रही थी, तो अब वो रिएक्शन जो है वो 10 मिनट में करा देगा या 5 मिनट में करा देगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का, जो टाइम फॉर रिएक्शन को कम कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है कैटलिस्ट के बारे में। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस, ध्यान से देखना, केस 1 में बता रहा हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बहुत ध्यान से समझना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, पहला सवाल बच्चों का कि क्या सर इनर्ट गैस हमेशा इनर्ट गैस ही रहेगी। मतलब इनर्ट गैस मतलब जो अपन पढ़ते हैं ना पीरियड टेबल में, हेमा नेहा और करीना जीती रहना, वही वाली, हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, क्रिप्टन, ये सब यही रहेंगी? नहीं, इनर्ट गैस हर वो गैस इनर्ट है जो इक्विलिब्रियम वाले स्पीसीज को अफेक्ट नहीं कर रही है। मतलब इक्विलिब्रियम में कोई प्रेजेंट है और उसको अफेक्ट नहीं कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस आपकी जो आप पढ़ते हो वो तो हो ही सकती है, उसके अलावा इनर्ट गैस कुछ भी हो सकती है। SO2 भी इनर्ट गैस हो सकती है, NO भी इनर्ट गैस हो सकती है। इनर्ट गैस का यहां पर क्या मतलब है, बहुत ध्यान से समझना। इनर्ट गैस का यहां पर मतलब यह है कि जो इक्विलिब्रियम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस इक्विलिब्रियम के किसी भी स्पीसीज के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रही है या रिएक्शन नहीं कर रही है। तो हर वो गैस इनर्ट गैस है जो रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के साथ कोई भी अटैचमेंट नहीं दिखा रही, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इनर्ट गैस हमेशा इनर्ट ही नहीं, इसके अलावा हर वो गैस इनर्ट होती है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट, मतलब इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं कर रही है, ये ध्यान रखना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल सी चीज। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, और इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखो या फिर एक काम करो, केस 1 को थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर होगा और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में भी क्या कर रहे हैं अपन, कांस्टेंट प्रेशर रख रहे हैं, मतलब सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। तो इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस में एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। मान लो मेरे पास एक बलून है, क्या बेटा, बलून, ठीक है, इसमें क्या है, एक इक्विलिब्रियम चल रहा है, सपोज N2
प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये इसमें रिएक्शन चल रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बलून में टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस क्या है, तो सपोज लेट्स से 10 ATM है टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब इसका इसका और इसका सबका मिला के 10 ATM टोटल प्रेशर है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें हीलियम मिला दी। क्या मिला दी? इसमें मैंने हीलियम मिला दी, इनर्ट गैस मिला दी, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी गैस ले सकते हो, बस इनके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैंने हीलियम मिला दी। अब मैंने हीलियम गैस इसमें मिला दी, तो बलून में अब क्या क्या है, N2 भी है, ये तो इक्विलिब्रियम झमाझम चल रहा है, ठीक है। H2 भी है और अमोनिया भी है। लेकिन बेटा साथ ही साथ अब क्या आ गई, हीलियम आ गई। ध्यान से सुनना, पहले ये चल रहा था टोटल प्रेशर ऑफ N2 प्लस H2 प्लस अमोनिया कितना था, 10 ATM था टोटल प्रेशर सभी गैसेस का। अब यहां गैस तो 4 हो गई, N2 H2 अमोनिया तो है ही, साथ हीलियम भी आ गई। लेकिन आपने कंडीशन क्या लगाई, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब पहले भी 10 ATM और अभी भी 10 ATM। ध्यान से सुनना, पहले भी 10 ATM और अभी भी 10 ATM। क्यों? एट कांस्टेंट प्रेशर हम इनर्ट गैस पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ रहे हैं, मतलब प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब एक बार बताओ, हीलियम तो गैस है ना, अगर ये गैस है तो ये अपना कुछ प्रेशर तो रखेगी। मान लो इसने 2 ATM प्रेशर रखा, इसने 2 ATM प्रेशर, बहुत ध्यान समझना, इसने 2 ATM प्रेशर रखा, तो इस पूरे इक्विलिब्रियम की जो गैसेस हैं उनका टोटल प्रेशर तो 8 ATM हो जाएगा ना। DLPP बोलता है ये, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर 10 ATM है, अगर ये 2 ATM, तो इन सभी गैसेस का सम क्या होना चाहिए, 8 ATM। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, आपने इनर्ट गैस मिलाया तो इक्विलिब्रियम का पहले प्रेशर 10 था, अब इक्विलिब्रियम का प्रेशर क्या हो गया, 8। तो बेटा क्या हुआ, 10 और 8 में बताओ कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है कि 8 छोटा है? दोनों बातें सही है, मतलब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। समझ रहे बात को, क्या बोला मैंने? फिर सुन लो कहानी। एक बलून था जिसमें इक्विलिब्रियम चल रहा था, ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन थी, मैंने इसको डिस्टर्ब किया हीलियम मिला के, तो क्या हुआ, अब इसका जो टोटल प्रेशर है वो 8 ATM है, इसका जो हीलियम का कुछ अपना प्रेशर होगा, मान लो 2 ATM, क्योंकि गैस है तो कुछ तो प्रेशर लगाएगी, मान लो 2 ATM है, तो इनका टोटल प्रेशर 8। तो आपने अल्टीमेटली किया क्या, 10 से 8 पे आ गए, प्रेशर डिक्रीज कर दिया। अब आप बताना जरा, प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो अब इसे इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज करना है। और इंक्रीज कब होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, गैसियस मोल्स बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, प्रेशर डिक्रीज, तो मैं लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, ठीक है, या विल शिफ्टेड, ऐसा लिख लो, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन where number of gaseous moles increases, gaseous moles increases। मतलब ये जो लिखा है ना, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, का मतलब ही है प्रेशर डिक्रीज कर दिया, सीधा सीधा फंडा है, इसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज करना, यही तो समझा हमने। और प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इसको बढ़ाना है, तो रिएक्शन कहां जाएगी, ये तो भाई अपना एक्सटर्नल इफेक्ट था ना, ये हमारा एक्सटर्नल इफेक्ट था। अब रिएक्शन क्या बताएगी हमें, ये कि रिएक्शन को उस डायरेक्शन में जाना है जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ेंगे, तभी तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो जो आपने किया उसका उल्टा होगा। बहुत क्लियर बात है भाई, बहुत आसान चीज समझा रहा हूं, है ना। केस 2, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लो भैया, कांस्टेंट वॉल्यूम का तो खैर कोई मतलब ही नहीं होता। क्यों? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कहां पर बातें कर रहे हैं हम, ये रिजिड कंटेनर में बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में लिखा रह सकता है एट रिजिड कंटेनर चीजें चल रही हैं, रिजिड कंटेनर। और रिजिड कंटेनर का मतलब ये है कि आपने क्या कर दिया, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स कर दिया। और कंटेनर का वॉल्यूम अगर फिक्स कर दिया तो ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन कोशेंट की बात करूं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब रिएक्शन की डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जैसा हो गया। मींस मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे यहां भी मान लो यही रिएक्शन चल रही है, लेकिन अब ये रिजिड कंटेनर में चल रही है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो रिएक्शन कोसेंट भी नहीं बदलेगा, इसका मतलब कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, मतलब डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इससे रिलेट कर लो,
डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ये भी डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। समझ गए सारी चीजें? अब ध्यान से सुनना जरा, क्या क्या हमने पढ़ दिया। ली चैटरलर प्रिंसिपल में हमने अभी फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो उससे रिलेटेड चीजें बता रहा हूं। क्या इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आपको क्लियर है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम या प्रेशर क्लियर है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्लियर है, कैटलिस्ट और इनर्ट गैस। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और दोनों क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन, सारे के सारे केसेस अपन कवर कर लेंगे और आप बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। चलो इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन बोले थे लेकिन मैं 3 करवा रहा हूं आपको, है ना। 3 क्वेश्चन से आप आसानी से समझ जाओगे चीजों को, क्योंकि अलग अलग टाइप की वेराइटीज हैं। चलो मैं आपके सामने लिखते जाऊंगा, आपको तुरंत आंसर पहले से पता होना चाहिए, इतना तो आप समझ ही गए। करें स्टार्ट। अगर N2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए, बोल दो फटाफट से, N2 बढ़ाया जाए तो N2 को कम करना। अब देखो ध्यान देना, ये तीनों क्वेश्चन पर ध्यान देना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। N2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अब इसे कम करना है बेटा। कम कब होगी? जब ये कंज्यूम होगा। कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा? जब ये फॉरवर्ड जाए, N2 से NO बनाए, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन, सीधा सा फंडा, ठीक है। अगर O2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाए तो O2 निकाल लिया, मतलब ये कम हो गया, इसको बढ़ाना है। बढ़ेगा कब? जब ये बनेगा, और बनेगा किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। भाई इससे आसान कुछ होगा क्या? कितना आसान है। चलो आगे बढ़ो। अगर NO की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाए, बताओ, NO बढ़ा दिया, इसे कम करना है। कम कब होगा? जब ये कंज्यूम होगा, और ये कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इस तरीके से समझ रहे हो बात को? चलो बढ़िया। कॉन्सेंट्रेशन के चलो इतनी काफी है, इतने से समझ जाओगे। प्रेशर पे चलते हैं, ठीक है। अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, ध्यान से, प्रेशर बढ़ाया तो इसे कम करना है। प्रेशर बढ़ाया तो इसे कम करना है, और प्रेशर कम करना है, इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या हो? कम हो। अब जरा ध्यान देना, इधर 1 और 1 2, 2 गैसियस मोल और यहां 2, तो इसका तो बेटा डेल्टा एनजी क्या है? 0 है ना। ओहो, डेल्टा एनजी 0 है, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। नो इफेक्ट लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा लगता है ना। नो इफेक्ट, सही है। वाह यार, मुझे तो बड़ा पसंद है टॉपिक, बहुत सिंपल है। टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको ये चेक कर लो कौन सी रिएक्शन है। अच्छा, प्लस हीट लिखा है ना, रिएक्टेंट की तरफ प्लस हीट लिखा हो मतलब एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दे दी, हीट दे दी मतलब हीट किसे मिली? इनको मिली, और इनको अगर हीट मिली तो ये क्या बना लेंगे? एनओ बना लेंगे, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। एडिशन ऑफ नियॉन, एडिशन ऑफ नियॉन, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताओ जरा क्या बोलूंगा? नो इफेक्ट। क्या बोलूंगा? नो इफेक्ट। तो कितना आसान है भाई, इससे आसान कुछ भी नहीं है जीवन में, ध्यान रखना। आगे अगला सवाल, इसमें भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर दी, कम कर दी मतलब अब इसे बढ़ाना है। बढ़ेगा कब? जब ये बनेगा, और बनेगा किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन में। वाह यार, कितना आसान। Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया, देख लो, Cl2 निकाल लिया तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? Cl2 कम हो गया, अब इसे बढ़ाना है। बढ़ेगा कब? जब ये बनेगा तभी तो बढ़ेगा ना, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। बहुत सिंपल, कितना सिंपल है यार। डेल्टा एच इसका क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रखना। टेम्परेचर अगर मैंने कम किया, टेम्परेचर कम किया, ठीक है, तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब मैं यहां प्लस हीट करके लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। टेम्परेचर कम किया मतलब मैंने हीट निकाल ली, हीट कम हो रही है तो इसको बढ़ाओ। बढ़ेगा कब? जब बनेगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी ना, मतलब रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। मतलब टेम्परेचर कम किया, हीट निकाल ली, अब हीट बनानी है तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसे करते हैं अपन टेम्परेचर का। और देखो जरा, प्रेशर को कम कर दिया, बताओ जरा, प्रेशर अगर कम कर दिया तो इसे बढ़ाना है। बढ़ेगा कब बेटा? ये
जब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ेंगे। देखो जरा, यहां कितने मोल हैं गैसियस 1, यहां कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ गैसियस मोल किधर बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। भाई इससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान से देखना और देखो, अरे अभी तो देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बताओ जरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, सीधा आंसर लिखेंगे नो इफेक्ट, ठीक। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, बताओ जरा, एडिशन ऑफ कातालिस्ट, अगेन नो इफेक्ट। कितना सिंपल है, सिंपल। यहां देखना जरा, अब देखो मैं लिखते जाऊंगा, आंसर आपके दिमाग में चलने चाहिए। इस सवाल में अगर ली चैटलियर में आपके आंसर सही नहीं आए हैं तो दोबारा से आप पीछे का जाओ बैक और वीडियो पूरा देखो, है ना। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे, N2 + 3H2, और एक्चुअल में ये सब गैस होते हैं आप जानती हो। माइनस हीट को उधर ले जा रहा हूं, माइनस हीट को उधर ले जा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, प्लस हीट लिखूंगा। माइनस हीट को उधर ले तो प्लस हीट लिखूंगा, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। मींस में इसका डेल्टा एच क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव। और ये ध्यान रखना आप, ये एंडोथर्मिक होती है, इसको आपको याद भी कर लेना है ना। इधर आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्यों, PCl5 टूट रहा है ना, PCl5 ब्रेक हो रहा है। ब्रेक कब होगा, जब इसको एनर्जी मिलेगी, मतलब ये भी एंडोथर्मिक है। इसको याद कर लेना, एक्सोथर्मिक होती है, ध्यान रखना, हैबर्स प्रोसेस वाली एक्सोथर्मिक है। चलो अब मैं लिखते जाऊंगा, आपके आंसर आ जाने चाहिए। N2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम किया, फटाफट 5 सेकंड के अंदर आंसर। कम किया बैकवर्ड, क्यों, N2 की कॉन्सेंट्रेशन कम किया तो इसे बढ़ाना है। बढ़ेगा कब, जब ये बनेगा भैया, और बनेगा किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगला बताना, H2 की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, H2 बढ़ा दिया, तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, मतलब इसे कम करना है। कम कब होगा, जब ये कंज्यूम होगा, और बेटा कंज्यूम किस डायरेक्शन में हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, जब ये इससे रिएक्ट करेगा तभी तो कंज्यूम होगा ना। कितना सिंपल है। टेम्परेचर बढ़ाया, हीट दे दी, हीट किससे मिली, अमोनिया को, कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। इससे आसान क्या हो सकता है। प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, बताओ जरा, प्रेशर बढ़ाया तो इसे कम करना है, प्रेशर बढ़ाया तो इसे कम करना है, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होने चाहिए, रिएक्शन उस तरफ जाएगी, तो 3 और 1 4, यहां 2, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 4 से 2 कम हो रहे हैं ना नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, सिंपल। अच्छा अगला, एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट प्रेशर। सारे केसेस कवर कर दिए मैंने इन तीनों क्वेश्चन में मिला के, है ना। एट कांस्टेंट प्रेशर, बताना जरा, अगर हीलियम गैस कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब बेटा यही होता है कि प्रेशर डिक्रीज। अगर यहां प्रेशर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड, तो डिक्रीज करने पे बैकवर्ड आना चाहिए, सीधी सी बात है भाई, सीधे सा है ना। कनेक्ट कर लेते हैं, देखो प्रेशर डिक्रीज मतलब प्रेशर बढ़ना चाहिए। प्रेशर कब बढ़ेगा, जब गैसेस मोल बने, और गैसेस मोल बनना मतलब बढ़ना, तो 2 से 4 बढ़ रहा है ना, गैसेस मोल्स बढ़ेंगे ना, तभी तो 2 से 4 जाओगे आप, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड, सही लिखा। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट नो इफेक्ट। एडिशन ऑफ नियोन एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट। समझ रहे बात को। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, और इसी से आपके ये समझ लो प्रीवियस ईयर के सारे सवाल बन चुके हैं जो इन इफेक्ट से रिलेटेड है। बाकी फिजिकल इक्विलिब्रियम के अभी बता रहा हूं मैं आपको कैसे करना है, समझ गए बात को। तो जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं, पिछले 20 साल 30 साल 40 साल में, सारे के सारे आपके ली चैटलियर के सवाल बन जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। समझ रहे बात को। चलो फिर नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और फिजिकल इक्विलिब्रियम में चलते हैं। ली चैटलियर अप्लाई करेंगे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, फॉर्मेशन ऑफ डायमंड पहला एग्जांपल है, और इसमें आपसे पूछते हैं फेवरेबल कंडीशन बताओ प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉर्मेशन ऑफ डायमंड तो हम कैसे करते हैं, ग्रेफाइट से, तो ग्रेफाइट के साथ डायमंड का चलता है भैया इक्विलिब्रियम। ध्यान से समझिएगा बात को अब, है ना। तो ग्रेफाइट से क्या बन रहा है, डायमंड बन रहा है।
ये रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, तो मैं यहां लिख दूं प्लस हीट। तो अब मुझे क्या बताना है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे फेवरेबल कंडीशन बताओ टेम्परेचर या प्रेशर की, टेम्परेचर एंड प्रेशर की, कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, डायमंड का फॉर्मेशन फेवरेबल हो। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, मुझे एक बात बताओ, ग्रेफाइट और डायमंड में अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, तो इसकी डेंसिटी होती है लो और इसकी डेंसिटी होती है हाई, डेंसिटी इसकी होती है हाई। अगर डेंसिटी लो है, अगर डेंसिटी लो है तो बेटा वॉल्यूम बताना क्या होगा, डेंसिटी लो है तो वॉल्यूम होगा हाई, और यहां भी मैं क्या लिखूंगा, वॉल्यूम हाई। अगर डेंसिटी है तो वॉल्यूम लो हो जाएगा, तो यहां वॉल्यूम हाई है, यहां वॉल्यूम लो है। अब मुझे एक बात बताओ, प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना, तो आपको कैसे सोचना है कि हमें कहां से कहां जाना है, हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम पे जाना है, वॉल्यूम डिक्रीज कराना है, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कराना पड़ेगा, तभी तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे। क्लियर बात, चलो ठीक है, लिख लेते हैं कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। चलो ये तो प्रेशर की बात हो गई। टेम्परेचर का बताना, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट दे दी, हीट बेटा किसने ले ली, ग्रेफाइट ने ले ली, और ग्रेफाइट ने हीट लेके क्या बना लिया, डायमंड बना लिया, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बहुत सिंपल है, समझ गए बात को, बहुत आसानी, बिल्कुल आराम से समझो क्या यहां पर अप्लाई कर रहे हैं अपन। प्रेशर अगर मैंने लगाया, मान लो, ठीक है, अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर अप्लाई किया तो रिएक्शन तो वहां जाएगी ना जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम कैसे डिक्रीज हो रहा है, हमने डेंसिटी से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी डायमंड फॉर्मेशन की। तो आपसे पूछेंगे ऐसे कि बताओ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर डायमंड फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, तो आपको क्या लिखना है, ऑप्शन में दिया जाएगा हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, इस टाइप से 4 ऑप्शन बना देते हैं। तो आप क्या लिखोगे आंसर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर डायमंड फॉर्मेशन फ्रॉम ग्रेफाइट। समझ गए। अगला वाला सेम टू सेम यही है, सिमिलर यही है, पूरा यही है। देखो जरा, मेल्टिंग ऑफ आइस का मतलब क्या है, H2O सॉलिड से क्या बनने का, H2O लिक्विड बनने का। तो सीधी सी बात है, आइस को जब तुम हीट दोगे तभी तो पानी बनेगा, सीधा सा है ना, इसमें क्या सोचना, आइस को हीट दो तो पानी बनेगा, वाह क्या बात है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ सॉलिड और लिक्विड में डेंसिटी की बात करें, अगर यूजुअली आप सोचो तो सॉलिड और लिक्विड में लिक्विड की डेंसिटी कम और सॉलिड की ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। याद करो जरा, केमिकल बॉन्डिंग में H2O सॉलिड मतलब आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं तो इसकी डेंसिटी कम और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती, मतलब इसी जैसा खेल है पूरा। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, डेंसिटी लो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केज लाइक स्ट्रक्चर है ना, डेंसिटी लो, और यहां डेंसिटी हाई। अगर डेंसिटी लो है तो वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम क्या होएगा, हाई होएगा। डेंसिटी हाई है तो वॉल्यूम क्या होएगा, लो होएगा। सही ना, कितना आसान है। अब हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जाना, सेम यही पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दो, मैं तो कह रहा हूं। मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड लो वॉल्यूम की तरफ जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाओगे एंडोथर्मिक, हीट दी, हीट किसने ली, आइस ने, तभी तो क्या बनेगा, लिक्विड। मतलब क्या लिखूंगा, फेवरेबल कंडीशन फॉर वाटर फॉर्मेशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर H2O लिक्विड फॉर्मेशन। क्या बोलोगे, बोलो मेरे साथ, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, समझ गए बात को। तो बहुत ही आसान आसान सी चीजें हैं, बस आपको क्या करना है, इन चीजों को बार बार रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप चीजों को रिवाइज करोगे उतना ज्यादा केमिस्ट्री आपको अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल सीधा सा फंडा है, कोई इसमें ऐसा मतलब कोई लॉ नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता कि भाई केमिस्ट्री को इतने घंटे पढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री
2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, देखो जब तक पढ़ो तब तक अच्छे से पढ़ो, सीधा सा फंडा है, ज्यादा इधर उधर मत पढ़ो, है ना। जो चीजें अपन पढ़ा रहे हैं इनको अच्छे से आप नोट्स बनाते जाओ प्रॉपर, और इनको रिवाइज करते जाओ, इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगला है बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, H2O लिक्विड से H2O वेपर बनेगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पानी को अगर आप हीट दोगे तभी तो वेपर बनेगी, मतलब रिएक्शन तो भैया ये भी क्या है, एंडोथर्मिक। अब अपन कर लेते हैं कंपेयर क्या, प्रेशर चीज है ना, प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ डेंसिटी, डेंसिटी लिक्विड की और गैस की डेंसिटी किसकी ज्यादा, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, तो ये हाई डेंसिटी में है और ये लो डेंसिटी है, ध्यान रखना। H2O वेपर की डेंसिटी कम होती है, H2O लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है ना। बताना जरा, अगर डेंसिटी हाई है तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा लो, और यहां पर वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी लो है तो वॉल्यूम होगा हाई। तो अब आप बेटा मुझे एक बात नहीं बता सकते क्या, सर वॉल्यूम लो है, इससे हाई वॉल्यूम जाना है, प्रेशर क्या करना होगा, प्रेशर कम करोगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ने वाली डायरेक्शन में जाओगे, मतलब प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी, जहां वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन सर, सही ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपने इसको हीट दे दी, दे दो हीट, कहां जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन सर, मतलब फेवरेबल कंडीशन फॉर H2O वेपर फॉर्मेशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर H2O वेपर फॉर्मेशन। क्या लिखोगे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, है ना। तो हाई टेम्परेचर तो सभी में ही आ रहा है, बस लास्ट वाले में क्या आ रहा है, लो प्रेशर। तो हाई टेम्परेचर के साथ क्या है, लो प्रेशर। समझ गए बात को। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपको इस तरीके से चीजें कनेक्ट करनी पड़ सकती हैं। अब आप जब केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करोगे, मतलब ली चैटलियर से रिलेटेड, तो कुछ रिएक्शन के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको डेल्टा एच गिवन होता है, लेकिन अगर मान लो नहीं गिवन हुआ तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस होती हैं, इनका आपको याद रखना ही पड़ेगा। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सोथर्मिक है, क्यों, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच नेगेटिव है, ये एंडोथर्मिक होती है। सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्यों, किसी को तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो डीकंपोजिशन क्या है, एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कंबशन रिएक्शन एनर्जी रिलीज होती है, तो डेल्टा एच नेगेटिव। वैसे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शन है, यूजुअली आपको याद हो ही जाती हैं जब आप क्वेश्चन देखते रहते हो, बस एक बार इनको नोट कर लेना, नोट्स के साथ ही आप इसको भी लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी एक्सो और कौन सी एंडोथर्मिक है। समझ गए बात को। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हमने सीख ली हैं, क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको पूरा का पूरा ली चैटलियर प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ली चैटलियर के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको नोट कर लो। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, और कुछ एक आध दो नए कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाता हूं मैं आपको। ध्यान से देखना जरा, इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं इसमें, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 प्लस हीट, ठीक है। ध्यान से देखना आप, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इतना कंफर्म है, ये तो पक्का पता चल रहा है ना आपको एक्सोथर्मिक है, क्यों, हीट निकल रही है ना। अब मुझे आप एक बार बताओ, यहां लिखा है परसेंटेज ईल्ड, परसेंटेज ईल्ड का मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन की ईल्ड। ईल्ड का वर्ड आप जानते हो, मोल कांस्टेंट में बताया था मतलब मैंने। तो सीधा सा फंडा है, आपको क्या चेक करना है, आपको ये बताना है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ईल्ड ज्यादा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे, T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, T3 टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर ईल्ड ज्यादा है, देख के बताओ, किस टेम्परेचर पर ईल्ड ज्यादा है, इस टेम्परेचर पर ईल्ड ज्यादा है, ठीक है। फिर इस पर, फिर इस पर, मुझे टेम्परेचर कंपेयर कराना है। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब हीट दे दी, मींस रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगी। मतलब मुझे अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड में चाहिए, फॉरवर्ड में चलाना है, तो टेम्परेचर कम रखना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सा मैं आंसर ये लिख दूंगा कि T3 टेम्परेचर आपका कम होगा, क्यों, लो टेम्परेचर पर ईल्ड ज्यादा होगी, फिर T2 और फिर
T1, ये आपका आंसर आएगा। कैसे कनेक्ट किया मैं आपको बताता हूं। फेवरेबल कंडीशन की अगर मैं बात करूं, फेवरेबल कंडीशन फॉर SO3 फॉर्मेशन, और SO3 फॉर्मेशन की फेवरेबल कंडीशन का मतलब ही है कि यील्ड ज्यादा है ना। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर SO3 फॉर्मेशन में सिर्फ टेम्परेचर की लिख रहा हूं, तो वो क्या है, लो टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि रिएक्शन क्या है आपकी, एक्सोथर्मिक है। और बेटा अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी, लो टेम्परेचर पर। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर कम रखोगे तभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएगी भैया, यील्ड कम हो जाएगी। इसका मतलब जैसे जैसे मैं आऊंगा, जैसे मान लो मैं यहां से इधर लिखता हूं, तो ऊपर से नीचे आने पर यील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यील्ड हो रही है कम, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। वही तो लिखा मैंने, समझ गए बात को। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख के लोगों को डर लगता है, लेकिन ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। यील्ड वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है और क्या हो रहा है, टेम्परेचर कंपेयर कराना है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर SO3 फॉर्मेशन। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। BaCO3 सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट लेफ्ट, मतलब मुझे रिएक्शन को कहां ले जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। बाय एडिशन ऑफ BaO सॉलिड, सॉलिड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं इस ऑप्शन का। बाय एडिशन मतलब नहीं का मतलब ये है कि BaO सॉलिड से डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। ठीक है, बाय एडिंग CO2 तुमने डाला तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। क्यों, CO2 डाला मतलब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी, CO2 के मोल्स बढ़े, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो इसे कम करना है। कम कब होगा, जब ये कंज्यूम होगा। कंज्यूम किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यही आपका आंसर है। बाकी चेक कर लेते हैं क्यों गलत हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी, उसके लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए बेटा कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सो है कि एंडो है। मैंने अभी आपको बताया था डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक। मतलब मैं BaCO3 को अगर हीट दूंगा तब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, सही ना। मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हीट दे दी, BaCO3 को हीट मिली, रिएक्शन बेटा कहां गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली गई। समझ गए बात को, ऐसा है। तो आपने को तो बैकवर्ड चाहिए था, तो ये गलत हो गया। बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ाने पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या हो, बढ़े। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या हो बेटा, बढ़े। और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किधर बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये भी गलत है। बहुत सिंपल चीजें हैं, कुछ भी यहां पे लिखना नहीं होता, मतलब न्यूमेरिकल आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, दिमाग लगाना बस। अगला सवाल, इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट भी बताता हूं मैं आपको। क्या, कभी भी आपको ऐसे होमोजीनियस आपको फिजिकल इक्विलिब्रियम दिया जाए, क्या दिया जाए, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे आपको Fe लिक्विड, Fe सॉलिड, आइस वाटर, डायमंड ग्रेफाइट, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, तो आप 2 पॉइंट ध्यान रखो, यहां मैं लिख रहा हूं MI स्टार बना के। ऐसे सॉलिड जो मेल्टिंग पर वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं और मेल्टिंग पर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, क्योंकि यही दिक्कत होती कि सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वही मैं बता रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर 1, ऐसे सॉलिड जो मेल्टिंग पर मतलब लिक्विड बना लेते हैं, तो हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, मतलब आपने सॉलिड को मेल्ट किया, भाई हीट दोगे तो लिक्विड बनेगा। तो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जो जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये इन सॉलिड में आपको क्या क्या ध्यान रखना, आइस हो गया आपका, ठीक है, आपका डायमंड हो गया, डायमंड ग्रेफाइट वाला, आइस वाला एक इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड से लिक्विड वाला। डायमंड वाला कौन सा होगा, ग्रेफाइट से डायमंड वाला, ये हो गया। और भी होते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2, SiC, इसको बोलते हैं कार्बोरंडम, याद रख लेना इसके नाम, कार्बोरंडम। ठीक है, क्वार्ट्ज, SiO2 बोलते हैं इसको, है ना। तो ये जो सॉलिड होते हैं ये वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं मेल्टिंग पर, है ना। दूसरा पॉइंट,
ऐसे सॉलिड जो मेल्टिंग पर जब लिक्विड में स्टेट में जाते हैं, मॉल्टन स्टेट में जब जाते हैं, तो लो वॉल्यूम से, कहां से, लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम जाते हैं, लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम जाते हैं। तो ये कौन से वाले होते हैं? यूजुअली मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स लाइक Fe, Cu, Ag, Au, इस टाइप के, ठीक है। इसमें आपको इतने ही ध्यान रखने हैं। तो ये ध्यान रखना, सॉलिड से लिक्विड आप मेल्टिंग अगर कराते हो, ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड अगर अच्छा क्वेश्चन उनको पूछना होगा तो इनमें से कोई यूज कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम ये वाले सॉलिड जाते हैं, मतलब आप एक तरीके से ये ध्यान रखो कि जो जायंट स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो हैं वो वाले हो गए, और मेटल्स क्या हो गए, ये लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम जाते हैं। तो अब आप जरा यहां ध्यान देना, फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन बोला है। अब मुझे वह बताओ, इन्होंने Fe लिक्विड से सॉलिड लिख दिया, हमने क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड पढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिक्विड से सॉलिड लिखा रहने दो। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, इस जगह ये वाला केस है ना, हाई वॉल्यूम, लिक्विड जिनका वॉल्यूम हाई होता है, हाई वॉल्यूम, और यहां क्या लिखूंगा, लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। और ये रिएक्शन इन्होंने उल्टी लिख दी मेल्टिंग की। भाई मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड बनाते हो, हीट देते हो, यहां पर हीट रिलीज होगी, तो मैं यहां प्लस हीट लिख देता हूं, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन घुमा दिया, बस लिक्विड से सॉलिड कर दिया, हम सॉलिड से लिक्विड पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं। बताओ जरा फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। पहली बात, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा। टेम्परेचर कम रखोगे, भाई सीधी सी बात है, टेम्परेचर कम रखोगे तो फॉरवर्ड, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट मिल जाएगी, इसको तो बैकवर्ड कर देगा। तो टेम्परेचर तो भैया क्या रखना है, लो। तो लो टेम्परेचर तो आपका हो ही गया। अब जरा प्रेशर के बारे में बताओ। आपको हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जाना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो। फिजिकल इक्विलिब्रियम में हम ऐसे ही करते हैं, मतलब लो टेम्परेचर हाई प्रेशर इज द फेवरेबल कंडीशन, ठीक है, इस तरीके से करना है। कभी कभी आपसे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो उससे रिलेटेड एक पॉइंट लिख लो आप, क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये आपसे पूछेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में टेम्परेचर की कंडीशन यूजुअली होती है। तो जैसे मान लो आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड लिया, तो 2 पॉइंट लिख रहा हूं, सीधा सा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, मतलब सॉल्युबल होने की कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन होगी क्या, लो टेम्परेचर, क्योंकि एक्सो है भाई, लो टेम्परेचर ही एक्सोथर्मिक कंडीशन फेवरेबल करता है ना। बी सेकंड, अगर एंडोथर्मिक हुई सॉल्युबिलिटी, एंडोथर्मिक, ठीक है, रिएक्शन, तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, हाई टेम्परेचर। और इन दोनों चीजों को सपोर्ट कौन करेगा, हाई प्रेशर। प्रेशर बढ़ाओगे तभी तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी, है ना। तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई, प्रेशर बढ़ाते हो ना तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सीधा सा, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फेवरेबल कंडीशन लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शन में फेवरेबल कंडीशन हाई टेम्परेचर। ये तो खैर आपको पहले से ही पता है। प्रेशर की ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये जो फेवरेबल होगा वो हाई प्रेशर पर तो होना ही है, ठीक है। बाकी इस चीज को अपन डिटेल में सॉल्यूशन क्लास 12 के चैप्टर में पढ़ते ही है, हेनरीज लॉ से, वहां भी कनेक्ट करते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये मेन चीज है, एक दो नए कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गए, अच्छे से इनको नोट करना, इन पर ज्यादा फोकस करना, इस पर नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट याद रख लेना, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम कौन से होते हैं, इस टाइप के कोवेलेंट क्रिस्टल जैसे बोल दो आप, है ना, कोवेलेंट, जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर। सॉलिड से लिक्विड, लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम मेटल्स वगैरह होते हैं ये, है ना। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बता दिया, समझ गए बात को। तो ये सारी की सारी कहानी हमारी हो गई ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ली चैटलियर का, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो।